सो आप सभी का स्वागत है। और अभी आज जो इंट्रोडक्शन मेरे को देने के लिए कहा गया, एंड दैट इज अ ग्रेट आई कैन से ह्यूमन बीइंग। उनको जिस दिन हम लोग मिलने के लिए गए थे, अ वेरी नेक्स्ट डे साठे साहब ने मेरे को बुलाया हुआ था। सो जब भी योगक्षेम में साठे साहब को मिलने के लिए गया और साठे साहब को मैंने बताया कि यस्टरडे आई वॉज इन नागपुर, और नागपुर में डॉक्टर प्रकाश आमटे जी को मिलके आया हूं, उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, ही इज जस्ट लाइक अ गॉड। साठे साहब ने बोला, मुकेश भाई इनके तो हम नजदीक भी नहीं आ सकते। एंड सही में उनके पूरे वर्क, उन्होंने जिस हिसाब से काम किया है, जिस हिसाब से वो समाज में अपना योगदान दे रहे हैं, और आज का दोस्तों जो थीम है ये प्रोजेक्ट का, ये सेमिनार का, ये कन्वेंशन का, एंड दैट इज ए इनक्रेडिबल लाइफ, अतुल्य जीवन। आप समझ लो, हमको वहां तक पहुंचने के लिए, उस एरिया तक पहुंचने के लिए अगर इतना परिश्रम हुआ है, तो उन्होंने अपने जीवन के 40 साल इस तरह के इलाके में उन्होंने जो आदिवासी लोगों के लिए गुजारे हैं। और मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए उनकी सेवा के लिए। डॉक्टर प्रकाश आमटे जी से मुझे सवाल पूछना है कि आपको जो रेमन मैगसेसे से अवार्ड मिला, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसका एक्सपीरियंस आपका कैसे रहा? वहां आप जाके आए। सबसे पहले तो ऐसे कुछ अवार्ड मिलेगा इसकी कोई अपेक्षा नहीं थी। जिस तरह से हम वहां काम कर रहे थे, फॉर्चुनेटली मंदा को भी पब्लिसिटी से परहेज है, तो इससे पहले थोड़ा सा रिकग्निशन मिला था, लेकिन ये जो इंटरनेशनल रिकग्निशन आया तो इतनी सारी भीड़ हुई हेमलकसा में, मीडिया पत्रकार लोग आने लगे, तो बड़ा ऑकवर्ड लगा। मतलब ये सडनली एकदम एक्सपोजर मिला। बाबा को तो सब लोग जानते थे। हम लोग होते हैं कि डुप्लीकेट नहीं हो सकता कोई, हर एक ही काम करने का तरीका अलग अलग होता है। बाबा पूरे भारत जोड़ो के कार्यक्रम में पूरा देश घूम चुके थे, बहुत लोगों को प्रेरणा भी दिया बाबा ने। उन्हीं की प्रेरणा से हमारा काम शुरू हुआ। और बाबा को भी 1985 में ये मैगसेसे अवार्ड मिला था, तो एक ही फैमिली में फिर से मिलने का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन है गुडविल जो साइलेंट काम की, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एक फैमिली में ऐसा है जो वर्ल्ड में शायद ऐसा होगा कि एक ही फैमिली में 2 मैगसेसे अवार्ड मिलेंगे। 3 से जी, आप 2 मिलके है, 3 मैगसेसे अवार्ड मिलेंगे। 3 मैगसेसे अवार्ड एक ही फैमिली में इन द वर्ल्ड। तो फिर बाद में जैसे थोड़ा सा हमको लगा, बाद में थोड़ी सी आदत भी हो गई अभी। तो एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि उससे जुड़ी हुई जो राशि है वो काम के लिए मिल गई। अवार्ड मनी जो होता है, बिना मांगे मिली हुई जो हमारा मतलब प्रकृति से मिलता जुलता है। इतना सारा काम इतने साल किया, लेकिन कैसा किसी के पास नहीं गए, मतलब इच्छा नहीं होती। काम करो, अपनी जरूरतें कम रखी। आपको कुछ, मैंने ऐसा पढ़ा था कि जब ये अमेरिका जाना था और किसी संस्था ने बुलाया था और आपको वीजा नहीं मिल पाया था, क्योंकि 1500 का सिर्फ सैलरी आप विड्रॉ करते हो। सैलरी भी नहीं कहते उसको, ऑनरेरियम है, जैसे थोड़ा खर्चा अपने को होता है पर्सनल। राइट। तो वहाँ काफी सारे कागजात ले जाना पड़ता है एम्बेसी में, वो इंटरव्यू की डेट देते हैं आपको। तो हम लोग काफी देर वहाँ वेट करने के बाद में हमारा नंबर आ गया, और इसी ड्रेस में थे, शायद इससे भी खराब होगा थोड़ा सा, ट्रैवलिंग करके आए होते। तो कागज वहाँ स्लॉट होता है, थोड़ा सा बुलेट प्रूफ कांच होती है बीच में। तो इनविटेशन संस्था का था कि वो महाराष्ट्र मंडल यूएसए, बृहन महाराष्ट्र मंडल यूएसए, उनका एनुअल कन्वेंशन ऐसे होता है 2 साल में एक बार, 3000 लोग वहाँ भी इकट्ठा होते। तो उन्होंने सोचा कि ये काम के बारे में इतने साल कर रहे तो लोगों को पता चले, तो इसी तरह का मुलाकात का प्रोग्राम रखा था। पूरा खर्चा टिकट का वगैरह वो करने वाले उसमें लिखा है, रहने का इंतजाम, और अपने संस्था की थोड़ा सा एक सीडी और ब्रोशर मैंने रखा था, तो उसको हाथ ही लगाया नहीं उसने।
कपड़ा देखा और बोला आप क्या करते? मैं बोला हम सोशल वर्क करते हैं। मतलब क्या है? मैं डॉक्टर जाके हम ट्राइबल की सेवा करते। तो बोले आपका इनकम क्या है? तो जो आपने बताया वो बताया। तो वो हंसने लगा, मतलब इतना आपको मालूम है क्या? बोले कि अमेरिका जाने के लिए खर्चा कितना आता है? नहीं मालूम। जिन्होंने बुलाया उसने टिकट भेजा। तो तुमने बोला आप कम से कम पढ़ो, कम से कम पढ़ो कुछ थोड़ा सा। नहीं बोले कोई ज़रूरत नहीं, आपके बोले सैलरी इतनी कम है, आपकी सैलरी बढ़ाएगा, आपका इनकम बढ़ेगा तो फिर बाद में अगले साल आना। उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था। हमारा दोस्त बाहर खड़ा था, यहाँ भी है मिलिंद सरनोबत करके, वो सब पूरा मतलब इतना सिक्योरिटी वहाँ ये होता है कि वो घड़ी पेन वेन साथ में नहीं ले जाते, चाबी। तो बेचारा बाहर खड़ा था 2 घंटा वहाँ पे, और हम लोग हंसते हुए बाहर आए तो उसको लगा वीसा मिल गया होगा। तो हम लोगों को दुख एक ही बात का था, अमेरिका जाने की वैसी तो कोई इच्छा नहीं थी, लोगों ने बुलाया था, उनको सारा प्रोग्राम अपसेट हो जाता। लेकिन यहाँ बम्बई, आपने जैसा आपको वर्णन किया कि हेमलकसा से मुंबई से हेमलकसा जाने में कितना समय लगा, सही बात। तो वो सब हम लोगों ने तय कर यहाँ करके वहाँ आया और 2 मिनट का समय भी नहीं दिया। इसका दुख हुआ था, वीसा नहीं मिलने का कोई दुख नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि हमारे दोस्त ने फिर किसी पत्रकार को बता दिया, उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी का कभी कभी फायदा होता है। दूसरे दिन हेडलाइन आ गया कि डॉक्टर प्रकाश आमटे को इनकम कम होने की वजह से वीसा नकारा गया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र टाइम्स, बम्बई की जो भी लीडिंग न्यूज़पेपर थी उसमें एक साथ न्यूज़ आ गई और वहाँ हंगामा हो गया एम्बेसी में। और हम लोग रेलवे का रिजर्वेशन करके गाड़ी ट्रेन में बैठे थे। जब वर्धा पहुंचे दूसरे दिन तो एम्बेसी का फ़ोन आया, डॉक्टर साहब बोले हमारी थोड़ी गलती हो गई, आपको हम वीज़ा देना चाहते हैं तो आप प्लीज़ आपके पासपोर्ट लेके फिर आ जाइए। तो हमने फिर कहा कि हम लोग तो अभी हमारे गांव पहुंच रहे हैं, बहुत नज़दीक आ गए, आपको मालूम नहीं होगा कि कितना समय लगता है इसमें। और अब आपको ये भी मालूम है कि हमारी वहाँ इतनी पैसे की ये भी नहीं हमारी कि फिर से वापस आके खर्चा करें। आपको हमारा इनकम तो मालूम हो गया है, तो फिर कैसा करें? ही वॉज सीरियस। आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने, ही वॉज सीरियस। तो बोले कैसा करेंगे फिर? हमने बोला हमारे दोस्त के पास मैंने पासपोर्ट रखे हैं, हमारा जो मिलिंद सरनोबत जो था, पासपोर्ट इसलिए रखे थे कि कनाडा का वीसा उन्होंने दिया था, तो वो कनाडा जाने से जाके वापस आ जाएंगे, इसलिए पासपोर्ट उसके पास रखे थे। तो फिर उसका नंबर दो बोले, फिर उसका नंबर देने के बाद उसको अपॉइंटमेंट दिया, बाकायदा सिक्योरिटी वहाँ बहुत होता है, और अपॉइंटमेंट देने के बाद में जाके 10 साल का सिक्का वहाँ लगाया वीसा का पम्पलेट और दे दिया है। मैं 24 घंटे में विदाउट इंटरव्यू फिर से वीसा मिल गया। मतलब ये भी रिकॉर्ड है। बढ़िया। भाऊ, आपको सवाल ये पूछना है कि आपने ये प्रकल्प की शुरुआत कैसे की, कब की, इसके पीछे कैसी प्रेरणा थी? आपने जैसे बाबा का सबको थोड़ा बहुत मालूम है कि बाबा की संस्था को 60 साल के ऊपर हो रहे हैं। 49 को स्टार्ट किया था महारोगी सेवा समिति, और तब हम लोग ऐसे इससे भी छोटे थे, मतलब आनंदवन जो स्टार्ट हुआ होगा 3 साल के थे हम लोग। मैं और विकास दोनों ज़्यादा डिफरेंस नहीं एज में, तो हम एक ही क्लास में पढ़ते थे। और बाबा की आप सबको वैसे थोड़ा मालूम होगा कि बाबा वॉज फ्रॉम लैंडलॉर्ड फैमिली, काफ़ी सारी ज़मीन थी, नागपुर में बंगला था, रेसर गाड़ी थी, रेसलिंग में भी शौक था, हंटिंग करते थे, मतलब जो भी कुछ हो अमीर लोगों के बेटे करते होंगे वो शौक बाबा ने किए थे। लेकिन वहाँ का ज़माना अलग था, अपना वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही थी, गांधी जी का इन्फ्लुएंस था। तो धीरे धीरे बाबा ने सोच के, बाबा वकील थे और पहले वकील ही छोड़ा क्योंकि वकील ने उन्होंने पैसे जो भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिया होगा उससे उनको पक्का पता चला कि इस धंधे में गरीबों को न्याय नहीं मिल सकता, जिसके पास पैसा है उसको ही न्याय मिलेगा। तो वो वकील ही छोड़ दिया उन्होंने, फिर बड़ौदा जाके बसे। फिर बाद में वो किस्सा है कि कैसा उन्होंने लेप्रेसी पेशेंट देखा, रास्ते के बाजू में बैठा था, और फिर वो डर गए थे। डरने के बाद में फिर उनको रियलाइजेशन आ गया कि ये आदमी को देख के मैं डर रहा था, मेरे को अभय साधक कहते गांधी जी ने कहा था, और ये आदमी को देख के मैं कैसा डर गया। मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को लेप्रेसी हुई तो मैं ऐसे बाहर उसको फेंक दूँ। तो फिर वापस आके उसको उठा के उसकी सेवा किया। वो तो मर गया, लेकिन वो टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, आनंदवन की स्थापना उस इंसिडेंट से हुई। तो होते होते जैसे हम लोग वो जंगल में बड़े हो गए, वहाँ भी आइसोलेशन काफ़ी था, आनंदवन जंगल ही था। और हमारा म्यूनसिपैलिटी के स्कूल में एजुकेशन हो रहा था,
कोई कंपटीशन नहीं, कोई एम्बिशन नहीं, मालूम ही नहीं था बाहर की दुनिया में क्या चल रहा। और तब तक थोड़ा थोड़ा बाबा का रेपुटेशन समाज में आने लगा, तो फिर उनको चिंता होने लगी ये बच्चे को लिए क्या करने वाले आगे जाके। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन, लैंडलॉर्ड के बच्चे कहीं भी पढ़ा सकते थे वो, मतलब इफ ही मीन। और यहाँ उन्होंने हिम्मत किया, लेकिन चिंता तो हर पेरेंट्स को होती है, अपने बेटे ने अच्छी पढ़ाई करना चाहिए। तो हम लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता था, दोनों एक ही क्लास में थे, 14 महीने का विकास और मैं। और फिर थोड़ा सा जैसे 11वीं मैट्रिक थी, तब थोड़ी समझ आ गई कि बाबा इतना सारा काम डॉक्टर नहीं होने के बावजूद कर रहे हैं, और बाबा को डॉक्टर एक भी नहीं मिला सेवा करने के लिए, क्योंकि लेप्रेसी के बारे में इतना सारा प्रेजुडिस सोसाइटी में था। डॉक्टरों में उतना रिसर्च नहीं था, तो डॉक्टरों में भी उतना ही था। फिर ऐसा सोचा हमने कि यदि मौका मिले तो मेडिकल कॉलेज में हम एडमिशन लेंगे। तो ट्यूशन नहीं, क्लासेस नहीं, कुछ भी नहीं था। फॉर्चुनेटली कंपटीशन नहीं था जो आज के ज़माने में है। और दोनों को प्री मेडिकल में ऐसे मार्क मिले कि हमारा वॉक इन एडमिशन नागपुर मेडिकल कॉलेज में हो गए। बाबा को बड़ी खुशी हुई, चलो एक लाइन पे लग गए दोनों बेटे। घर के 2 डॉक्टर मिलेंगे। हाँ, घर के 2 डॉक्टर। मतलब उन्होंने कहा नहीं था कुछ, कहा ऐसा था कि आप जैसे, हमको ड्राइविंग में इंटरेस्ट था जो बच्चों में होता है शुरू में, बोले आपको बनना हो तो, उनको लगा ये ड्राइवर बने, डॉक्टर बने, ये आपकी इच्छा है, आप जो बनेंगे वो। उसमें ऐसे बाकी कुछ कहा नहीं। लेकिन फिर वो मेडिकल कॉलेज में गए नागपुर में, और पास होते गए एक एक एग्ज़ाम। फाइनल एग्ज़ाम MBBS का जो होता है दिसंबर में होता है, 70 दिसंबर 1970, 40 साल हो रहे। तो बाबा ने सोचा कि ये दोनों बच्चे एक साथ डॉक्टर हो रहे, तो इनको और कुछ दिखाए। वैसे तो आनंदवन में जरूरत थी डॉक्टर की, तो सोमनाथ का प्रकल्प भी शुरू हुआ था। मुझे भी ऐसा अभी तक मतलब ये मिस्ट्री है कि बाबा ने ऐसा क्यों सोचा होगा कि भामरागढ़ पिकनिक के लिए क्यों ले जाए। हम रिजल्ट की राह देख रहे थे, और इसके विटनेस आज अपने हाँ दुबई पंडित, ही इज 88, बाबा के साथी है, वो भी वहाँ थे हाजिर। तो बोले आप भी चलिए। तो 7-8 लोग हम फैमिली मेंबर भामरागढ़ पहुँचने के लिए 48 आवर्स लगे। तब रास्ते नहीं थे, नदी में पुलिया नहीं था, तो 4 व्हील की जीप पानी से ले जाना पड़ता। अभी भी उतने अच्छे नहीं है। अभी तो तब कितनी होंगी। तो फिर से भामरागढ़ ले गए, अच्छा लगा, बड़ा अच्छा संगम है। आपने देखा जंगल तो बहुत बढ़िया है, त्रिवेणी संगम था। सही बात, नेचर तो बड़ा बढ़िया, बड़े अच्छा लगा भाई, बाबा ने बड़ी अच्छी जगह लेके आए। और फिर दूसरे दिन या 2 दिन 2-4 गांव में ले गए हमको, देहात, इतने छोटे झुग्गी, और जो आदमी हमने देखे थे, औरतें देखी, बच्चे देखे, कपड़ा नहीं, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा था कि जानवरों से भी जिनकी हालत खराब। और जिस गांव में हम हमारी गाड़ी लेके जाते थे, वहां से सब जो जवान लड़कियां और लड़कियां जंगल में भाग जाते थे। कौन लोग आए, कपड़े पहनने वाले काय के लिए आए होंगे, मतलब ये शक था दिमाग में। तो 2-3 दिन के बाद में जैसा हम निकलने का समय आया, तो ऐसे फिर बाबा ने बोला कि जो हमने जो विगत 2 दिन में जो देखा होगा, कैसे लगा आपको, क्या लग रहा है। तो सब साइलेंट थे, क्या बोले, डिस्टर्ब हो गए थे। फिर बाबा ने बोला ठीक है, मेरी इच्छा है कि इनके लिए कुछ काम करना चाहिए खुद की। ही वॉज अप्रोचिंग 60, जब आदमी रिटायरमेंट में जाता है इंडिया में 58 में। तो मैं बोला कि बाबा आप इस उम्र में जहाँ दिक्कतें और ज़्यादा है, आनंदवन ठीक है, आनंदवन के पास नागपुर के पास है, वरोरा सिटी से 3 किलोमीटर पे है, यहाँ तो रास्ते नहीं, 6-6 महीना कट ऑफ रहता है। तो यहाँ आप काम करेंगे, तो बोले मैं आपको साथ दूंगा। मैं तो आई एम जस्ट 22, मेरी उम्र 22 साल की थी। तो दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। गुड, बस एक मौका, बस एक क्षण जिसको कहते हैं। बाबा तो खुश हो गए, लेकिन थोड़ा सा सोचने भी लगे होंगे कि अपने बेटे को हम कहाँ भेज रहे हैं, कि जहाँ रास्ते नहीं है, जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ टेलीफोन नहीं है, जहाँ 6-6 महीने मुलाकात भी नहीं हो सकती। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि एक लड़का हमने फंसा दिया, मतलब नॉट एग्जैक्टली, लेकिन व्हाट ही मेंट, जैसा उनको बिना कहे वॉलेंट्रीली, जैसा जिसको कहते हैं। फिर वापस आ गए हम लोग, रिजल्ट आ गया, पास हो गए, इंटर्नशिप चल रही थी। तो बाबा ने बोला अब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को लिखिए, काम करने की जगह होना। बहुत सारा अर्जा आपको मालूम होगा, सब आप इसमें ब्यूरोक्रेसी में होते हैं तो काफ़ी सारे कागज जोड़ना पड़ता है।
तो सब वो अर्जा करके वहाँ भमरागढ़ एरिया में जगह मिलने के लिए अर्जा किया, और फॉलोअप नहीं करने की आदत भी नहीं है। तो कहाँ गया मालूम ही नहीं। आप सबको मालूम है कैसा करना पड़ता है, हमको नहीं मालूम था। वजन रखना पड़ता है, किसी किसी को क्या क्या करते हैं, मतलब ये सब लफ्ज़ हमके हमारे लिए। तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। 1 साल बीत गया, फिर क्या करें, फिर पोस्ट ग्रेजुएट ज्वाइन किया हमने। ज़मीन मिली नहीं थी, तो नागपुर मेडिकल कॉलेज में हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। ये भी देखिए आप, एक कोइंसिडेंस देखिए, ये 1 साल बड़ी है मुझे से, सीनियर भी है एक बैच। तो 5 साल एक कॉलेज में रहते हुए हमारी पहचान नहीं थी। नोबडी कैन वुड बिलीव इट। इसको मैं मालूम था नहीं था, और मुझे ये मालूम नहीं थी। सीनियर से वो रैगिंग करते, इसलिए हम दूर ही रहते थे। तो पोस्ट ग्रेजुएट के समय मैंने सर्जरी ज्वाइन किया, इसने एनेस्थीसिया। तो एक ही पेशेंट पे काम करने का मौका आया। एनेस्थीसिया दे रही है और मैं सर्जरी का वहाँ स्टूडेंट था। तो फिर पहचान हो गई, पहचान का रूपांतर फिर लव मैरिज में हो गया। ये देखिए, मतलब कोइंसिडेंस देखिए। और मुझे वो भी अभी तक मिस्ट्री है कि इसके पीछे काफी सारे लड़के थे कॉलेज में फेमस। तो इसने ना कहा, क्यों ना? आपने ये बताया कि 2 साल 3 साल आपको जमीन नहीं मिल पाया उस काम करने के लिए, करके आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। हाँ, और इसलिए हमने शादी हुई। यदि गवर्नमेंट प्रॉम्प्ट होती और उन्हें 71 में आपकी शादी होने के लिए ब्यूरोक्रेसी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। यदि वो कभी-कभी ब्यूरोक्रेसी अच्छा काम भी करती है। मैं प्रॉम्प्टली यदि गवर्नमेंट ने जमीन दे देती तो मैं अभी तक बैचलर रहता। क्योंकि उस जमाने में जहाँ रास्ता नहीं, जहाँ बिजली नहीं, जहाँ जो एरिया किसी को मालूम भी नहीं, तो किस पेरेंट्स ने अपनी बेटी को वहां भेजना चाहना? इससे रियली फैक्ट है ये। ताई, आपको डर नहीं लगा? आपको डर नहीं लगा ऐसे जंगल में लेके छोड़ेंगे? वैसे क्या था कि हमारा कमिटमेंट था कि उन्होंने पहले बताया था, जब से हमारी शादी तय हो गई, हम दोनों ने शादी करने का इरादा पक्का किया। हम लोगों ने जब शादी करने का तय किया तब इन्होंने मुझे बताया था कि मैं जंगल में जाके बैठने वाला हूँ और वहाँ कुछ तो भी काम करने वाला हूँ। मैंने तो कभी जंगल वगैरह देखा ही नहीं था। मैं तो सिविल लड़की थी। पूरा मेरा लाइफ नागपुर में गया था। नागपुर तो वैसे भी उस टाइम भी सीपी एंड बेरार की राजधानी था, तो बड़ा शहर था। जंगल में जाने का कभी सवाल ही नहीं आया। कभी एक बार गई थी तो वो अपना रेस्ट हाउस में रही थी, तो ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वहाँ सब सुविधाएं थी। रेस्ट हाउस होने के कारण बिजली थी, पानी की सुविधाएं थी। जंगल बहुत अच्छा था, घना था लेकिन बहुत अच्छा था। मेलघाट में गई थी तो चिखलदरा हिल स्टेशन था, तो अच्छा लगा कि अपने को क्या ऐसा ही सब मिलेगा, आराम से रहने को मिलेगा। ऐसा सोच के मैंने, ठीक है जंगल तो जंगल, कहीं तो भी अलग भी करने को मिलता है। सब लोग तो शहर में जाके प्रैक्टिस करते ही है, तो ठीक है मैंने हाँ कर दिया और वो कमिटमेंट आज तक निभा रही हूँ। उसके पहले एक सवाल है। हाँ। इतने सारे लड़के आपके पीछे थे, जैसे भाव ने बोला, आपने भाव को ही क्यों चुना? क्या मालूम, बाकी के लड़कों के साथ मेरी इतनी पहचान भी नहीं हो गई होगी, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्जर्वेटिव है। विदर्भ में तो कोई ज्यादा लड़के एक दूसरे से घुल मिलते नहीं है, ज्यादा बोलना फिर तो सवाल नहीं आता। लेकिन एक ही साथ हम लोग जब ऑपरेशन थिएटर में काम करते थे तब हमारी ज्यादा पहचान हो गई और उसी के कारण। और कुदरत की इच्छा होगी शायद। बाबा की भी शादी ऐसी हुई थी 46 में। मेरी मदर जो वो भी बड़ी घराने से थी, महामहोपाध्याय पंडित शाह घराने से। और उनके पिताजी डायबिटीज की वजह उस समय उतना रिसर्च नहीं था, तो जल्दी गुजर गए थे। उनका रेशम का दुकान भी था, रेशम के कपड़े बेचने का। और 6 लड़कियां और 2 भाई थे, वो छोटे छोटे। तो उनके दूर के रिलेशन में आते थे बाबा, बहुत दूर के रिलेशन, इसलिए पहचान थी, नागपुर में रहने वाले थे। तो एक लड़की की शादी हो रही, माँ को चिंता थी। तो जब माँ की शादी का उम्र हो गई तो उन्होंने बताया, माँ ने उनको बताया। बाबा ने तब तक शादी नहीं करने का तय किया था, दाढ़ी बढ़ाई थी, वहाँ इंडिपेंडेंस के इसमें काम कर रहे थे बाबा, तो शादी नहीं करेंगे। उम्र भी 32 साल की हो गई थी। तो जब बाबा को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इसके लिए भी आप ढूंढिए, अभी ऊपर की 3 लड़कियां की शादी हो गई, तो इसकी शादी करना था, तब तक पहचान तो हो गई थी।
तो फिर जाने के बाद कुछ सोचा होगा बाबा ने, और कुछ 2-4 दिन के बाद वापस गए, माँ से भी बात किया होगा, और बाद में फिर उसके माँ के सामने खड़े हो गए, बोले आपने जिस इसके लिए ढूंढने के लिए कहा था ब्राइड ग्रूम, तो बोले मैंने ढूंढ लिया। तो बोले कौन है? तो मैं हूँ। तो देखिए मतलब ये कोइंसिडेंस देखिए कि बाबा ने जैसा शादी का न करने का तय किया था, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के थे, खादी के कपड़े पहनते थे, और कलर अब बाबा का मालूम है आपको पक्का कलर था। तो इस बावजूद उनका वो वेवलेंथ उस समय मतलब ना 46 में लव मैरिज होना, ये भी एक क्रांतिकारी निर्णय था। आफ्टर ऑल हेमल कसा शुरू हुआ? हाँ ना साल कौन सा? 1973। 73। फिर आपने वहां जाने के बाद वहां शुरुआत कैसे की काम की? हाँ, ऐसा लगा हमको कि अभी हम लोग दोनों डॉक्टर थे, तो पहले हम छोटा सा क्लिनिक शुरू करेंगे, और लगा कि अब इतना सब छोड़ के आए इनके लिए, तो पेशेंट आते जाएंगे, तांता लगेगा उनका। तो एक दिन हुआ, एक हफ्ता हुआ, एक महीना हुआ, एक भी पेशेंट नहीं आ रहा। तो वो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था, टेस्टिंग टाइम जिसको कहते हैं। फिर हमने सोचना शुरू किया कि ऐसा क्यों हुआ, कि उनकी परंपरा है, हम जिसको अंधश्रद्धा कहते हैं, तो वो उनका तो वो जीवन था कि दूसरा पर्याय उनके पास नहीं था। जो भी कुछ होता है, बीमारी होती है या कुछ गांव में वैसे कुछ महामारी आती है, तो एक हर गांव में मांत्रिक होता है, पुजारी होता है, उसके पास चले जाओ आप, मुर्गी दो, बकरा दो, काट के वो जो मंत्र वंत्र कहेगा उसके यहाँ, उससे फायदा होगा तो उसको क्रेडिट मिलता है। कुदरत इतनी अच्छी है कि किसी भी एपिडेमिक में या महामारी में सबको नहीं मारती है ना। आपने इतने सारे हो गए, प्लेग आया था नहीं, मलेरिया था, सेरेब्रल मलेरिया जैसा था, आप ये देखिए कोलेरा में है, सब किसी किसी को रेजिस्टेंस नेचुरल इम्यूनिटी होती है या आ जाती है बाद में, तो वो लोग तो बच ही जाते हैं, लेकिन वो उसके पास जाने से उसको क्रेडिट मिल जाता कि ये हमारी ट्रीटमेंट से ये बच गए। तो ये उसका क्रेडिबिलिटी समाज में थी, और जो मरता है तो उसको भगवान की तो मर्जी है, क्या ले गया उसको उठा लिया। तो इससे उसका बड़ा प्रश्न था हर गांव में, और ये मॉडर्न मेडिसिन हम लोगों ने जो था वो देखा ही नहीं था। फिर हम गांव गांव घूमना शुरू किया, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम दिख रहे थे, माल न्यूट्रिशन है, बड़े सारे थीन थे, एनीमिया था। तो कैसा करें, तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ गया, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, उनकी बोली भाषा है, उनकी माड़िया, वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब भारत में जो भी होगा, ये आइसोलेटेड रही थी, सोसाइटी सिविलाइज से कभी संपर्क नहीं था। तो वो हमने सीखना चालू किया। कुछ वो फॉरेस्ट ऑफिसर वहाँ जे गए थे जिन्होंने कुछ सीखी थी, उनसे कुछ उसकी डिक्शनरी तैयार करनी कि आप कौन से गाँव के हैं, आपको क्या बीमारी है। फिर ये तो फिर भी लोग आने के लिए तैयार नहीं थे। तो एक पेशेंट ऐसा रहा कि जो ठंड बहुत होती है, आपने जैसे कपड़े का जिक्र किया था, तो 3, 4, 5 डिग्री में कपड़ा नहीं है तो वो अंगार को पास में लेके सोते। तो ऐसा एक लड़का जिसको एपिलेप्सी भी थी, फिट रानी, तो वो नींद में गिर गया, 40% उसको बर्न की इंजरी आ गई। उनके मांत्रिक के पास गया, उसके ट्रीटमेंट से उसमें इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन के बाद में आपको मालूम है कभी कभी उसमें मैगट्स गिरते हैं, वो जो फ्लाई होती है वो अंडा देती है। तो अपने यहाँ सोसाइटी में तो मतलब ख्याल से शाप लोग देते हैं कि आपके आंग में कीड़े पड़े। हाँ, ऐसे कीड़े हो गए। ऐसे हैं, ऐसे। तो वो फिर बाद में उन्होंने होप छोड़ दिया था। तो उसको हमने बोला कि इसको हम लोग दुरुस्त करेंगे। तो फिर पेरेंट्स यार फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, तो उन्होंने बोला ठीक है ले जाइए आप। तो फिर उसको हमने लिया, उसके सब कीड़े निकाल लिए, एंटीबायोटिक्स से उसका इन्फेक्शन कम किया, एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट देने से फिट बंद हो गई। तो जो मरने वाला पेशेंट था 10 साल का लड़का, 1 महीने में पूरा ठीक हो गए। तो ये मैसेज फैल गया और लोग आने लगे। और दूसरा एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि सेरेब्रल मलेरिया वहाँ बहुत ज़्यादा है, वैसे मेन किलर कि जहाँ आदमी को बुखार आता है फिर वो बेहोश होता है, फिर उसको कन्वल्सन आते हैं, फिर क्विनिन या क्लोरोक्विन नहीं मिला तो मर जाता। तो ऐसा आदमी गांव में मतलब वो इन्फेक्शन वहाँ बहुत ज़्यादा है मलेरिया का। तो एक आदमी उन्होंने 20 किलोमीटर से लेके आए। लाइन तो कैसे आएंगे, आप फिल्म में देखा होगा, वो कंधे पे लेके आते उठा के। 10-15 लोग जवान गांव के वो मदद करने के लिए जाते हैं। तो 4-5 गांव से वो बारात आ गई। सब लोगों को पता चल गया कि एक सीरियस पेशेंट हेमल कसा जा रहा है। वहाँ भी क्या था, हमारे पास झोपड़ी थी। अस्पताल मतलब क्या है कि हमारी झोपड़ी और अस्पताल के लिए एक थोड़ा खुला मंडप घास का। और फिर आया तो हम लोगों की बड़ी मुश्किल हो गई
कि यहाँ इन्वेस्टिगेशन ज़ीरो, बिजली नहीं है, किसी को बात भी नहीं कर सकते, तो डायग्नोस कैसा करें? बेहोश आदमी के लिए बहुत सारे कारण होते हैं बेहोश गिरने के, तो ये डायग्नोसिस क्या हो सकता है इसका? हम लोग किताबें ले गए थे और ऐसा फिर सोचा, एक दोनों ने आपस में बात करके कि ये शायद सेरेब्रल मलेरिया होगा, इसको क्विनिन की दवाई देना चाहिए। तो बड़े मतलब हिम्मत करके हमने उसको ट्रीटमेंट दिया, लाइफ सेविंग मेडिसिन, वो जो भी थोड़ा था, हमारे पास ज़्यादा नहीं था कुछ। तो तीसरे दिन उसने आँख खोली, फिर बाद में चौथे पाँचवें दिन वो चलने लगा, और जाते हुए जब वो ठीक हो गया तो वो जो खटिया जिसमें आया था वो कंधे पे लेके उठा के चला गया। तो वो मैसेज फैल गया सब गाँव में। तो ऐसे फिर लोगों का आना चालू हो गया। फिर बेयर बाइट है, स्नेक बाइट है, दिल्ली जच्ची के लिए लोग आने लगे, मतलब जो भी कुछ फ्रैक्चर का प्रोसेस। हम लोग की दिक्कत ये थी कि हम लोग स्पेशलिस्ट नहीं थे। ये तो है एनेस्थीसिया में किया है, मैंने सर्जरी छोड़ के गया मैं, लेकिन आर्थोपेडिक के प्रॉब्लम है, बहुत सारी हड्डियाँ टूटती थी, झाड़ पे चढ़ो, डिलीवरीज का प्रॉब्लम है, डेंटल प्रॉब्लम। आप देखिए डेंटल पेन बहुत ज़्यादा होता है, आदमी सहन नहीं कर सकता है। तो फिर हमने बोला कि हम लोग इनके लिए आए तो इनको कुछ सुविधा देना चाहिए। एक डेंटल एक्सट्रैक्शन का सेट लेके आए, किताब लेके आए। 32 या 30 या 32 दांत होते आदमी को, उसमें से 1 या 2 सैक्रिफाइस किया तो उस ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, उसका रिलीफ होता है। लेकिन उसको तो लोगों को लगा अरे हर चीज़ के लिए इनके पास दवा है। तो हमारा वो चैलेंज बढ़ते गया, मतलब टेंशन बढ़ते गए कि या तो आदमी आके मर गया तो वो सारी बारात रोते हुए वापस जाएंगी, तो फिर उसका मतलब दवाखाना का रेपुटेशन खराब हो जाता था। फॉर्चुनेटली ऐसे इंसिडेंसेस कम हुए, लेकिन जो भी हुए उसका असर हुआ था टेम्पररी। तो इतने दूर हम इसको लेके उठा के ले गए, मेहनत करके ले गए, और ये तो इन्होंने कुछ नहीं किया, मर गया। गांव में तो पुजारी था तो उसके पास ले जाते, मेहनत भी नहीं करना पड़ता, शायद बच भी जाता। तो इससे हमको रात दिन नींद नहीं आती थी। ऐसे सीरियस पेशेंट आया तो नींद नहीं आती थी, ताकि आप मरे ना। लेकिन हर पेशेंट को तो आप बचा नहीं सकते। लेकिन जब क्योर होने का परसेंटेज बढ़ गया तो देखिए आज 5 पेशेंट से जैसी शुरुआत हुई, 4-5 गांव के लोग आते थे, आज कम से कम आप 37 ईयर्स हो रहे। आज 1000 गांव के 200 किलोमीटर, यू वोंट बिलीव इट, 200 किलोमीटर से लोग जहाँ रास्ता नहीं हो तो पैदल आते हैं। 40,000 पेशेंट हर साल ट्रीटमेंट आते। 40,000 पेशेंट हर साल ट्रीटमेंट लेते हैं, 40,000, और वो भी फ्री ऑफ चार्ज। और स्पेशलिस्ट नहीं कोई।